गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लिए प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम यानी कि चैप्टर नंबर 10 लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 10 का भाग नंबर 1 है, जिसमें आप सभी को अध्ययन करना है। इस चैप्टर का नाम है इंग्लिश में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश को अंग्रेजी में कहेंगे लाइट, परावर्तन को बोलेंगे रिफ्लेक्शन, तथा यानी कि एंड, और अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। तो हम आपसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों ने प्रकाश देखा है? यदि हाँ तो आप लोग कमेंट तुरंत करिए, और यदि नहीं तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा, जो प्रकाश होता है, प्रकाश को किसी ने आज तक नहीं देखा, यानी कि प्रकाश को नहीं देखा, सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो प्रकाश होता है हमें वो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसलिए प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही आपकी मेन परिभाषा प्रकाश की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश के गुण हैं वो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेन आपके गुण हम इसमें दे रखे हैं, 4 गुण दे रखे हैं जो आपको इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला गुण है प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का एक मुख्य गुण ये है कि प्रकाश हमेशा क्या एक सीधी रेखा में यानी कि एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कभी जिगजैग मोशन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ऐसे गति नहीं करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह आपको अगले चैप्टर में यानी कि जब विद्युत हम पढ़ाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। संचरण समझ लीजिए क्या होता है। संचरण का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, यानी कि इसमें जो प्रकाश जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम जैसे आपका वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, गैस हो सकता है, इस तरीके के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे दे रखा है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश सदैव अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेजी से छाया बना लेता है। जैसे आप मान के चलो ये आपकी वस्तु है, ठीक। अगर जो प्रकाश यहाँ से हम क्या है इस वस्तु पर डालते हैं तो इस साइड क्या है पीछे की ओर क्या बना लेता है? छाया बना लेता है, मतलब परछाई जिसे आप बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझेंगे, यानी कि प्रकाश सदैव अपारदर्शी वस्तुओं का मतलब ये होता है कि इस वस्तु से दूसरी ओर प्रकाश ना निकल पाए। तो यानी कि इस साइड जो ये आकृति पीछे की जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं, यानी कि परछाई। ठीक, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि प्रकाश सदैव अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर दे रखा है, इसको समझेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए आगे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या कहलाता है? उससे हम मतलब परावर्तन होता है तो कैसे होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, एक आप कल्पना करिए ये आपकी क्या है, एक चिकनी सतह है, पालिशदार की मतलब किसी मतलब एक
पॉलिश की हुई एक चिकनी सतह है। इस पर यदि हम लाइट डालते हैं, प्रकाश इस पर गिराते हैं, तो क्या देखते हैं, ये प्रकाश क्या है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में इस तरीके से लौट जाता है। यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया, लेकिन कुछ प्रकाश का हिस्सा इस चिकनी सतह में क्या है, समाहित हो जाता है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा, नाम मात्र का हिस्सा इसमें समाहित जरूर हो जाता है, लेकिन अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। अब माध्यम की बात समझिए। इधर आपका माध्यम मान के चलो, ये कौन सा माध्यम है, वायु है, ठीक है, वायु है। और इस साइड का जो माध्यम है, यानी कि जो चिकनी सतह है, ये कौन सा, ठोस माध्यम कह सकते हैं, या मान के चलो एक चिकनी सतह होती है, क्या एक ठोस माध्यम है। तो इस पर एक गिरता है और ये क्या है, प्रकाश इस ठोस माध्यम में प्रवेश तो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ हिस्सा इस चिकनी सतह पर क्या है, प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा दे रखी है, परिभाषा अच्छे से समझेंगे। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तथा चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, और प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, इनको याद रखेंगे। कितने? दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण। आपतन कोण को याद रखेंगे, कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोण आई से सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण को हम बोलते हैं कोण आर, ठीक है। तो कोण आई और कोण आर, यानी कि इसका इस सेंटेंस के कहने का अर्थ है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि जो कोण आई होता है वो हमेशा कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो इस डायग्राम को आप समझिए और हम समझाते हैं अच्छे से। ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है, और ये आपका जो पॉइंट है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर पाए जाते हैं। ये आपका तीसरा नियम है, ठीक है। तो यह योग है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये इसका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज के बारे में आप जानेंगे। अगर जो इमेज की बात की गई तो सबसे पहले आप एक दर्पण अपने सामने रख लीजिए, ठीक। उस दर्पण में आप स्वयं खड़े हो जाइए। आप यहाँ पर दर्पण में आप सामने खड़े हो गए। आप देखते हैं कि आपके जो दर्पण है, यानी कि जो शीशा है, दर्पण का मतलब होता है शीशा। तो आप देखते हैं कि दर्पण में आपकी क्या है, इमेज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? आपकी इमेज दिखाई देती है, यानी कि आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, यानी कि दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण में दिखाई देने वाली जो आकृति होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि दर्पण के सामने रखी वस्तु, ये आपका दर्पण है, इसके सामने रखी वाली वस्तु, यानी कि आप खड़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें आकृति दिखाई देती है, किसमें? दर्पण में। तो वही इस वस्तु की, यानी वो आपका ही क्या कहलाता है? दर्पण में प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो आगे समझेंगे,
यानी कि जब आप किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु की जो आकृति दर्पण में बनती है वही आकृति ही उस वस्तु की प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। यदि आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, तो हम आपको वीडियो अवश्य उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जितने ही ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही ज़्यादा हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।